Hello dear students, how are you? Myself Anupam Rachaya, lecturer of biology. Previous classes में हमने बात की थी अलैंगिक जनन की बात की थी, आवर्तवीजी पात्रों में अलैंगिक जनन की बात की थी। दो प्रकार का जनन उसकी हमने वहाँ पे बात की थी, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा हम बात करेंगे आज कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आपको बता दूं जितने भी जो आवर्तवीजी पादप हैं तो आवर्तवीजी पादपों के अंदर जनन की जो बात हो रही थी वो दो प्रकार की हमने प्रीवियस क्लासेज में बात की थी। आवर्तवीजी पादपों में जनन की, तो इसके अंदर जनन की बात की थी, हमने बात की थी अलैंगिक जनन की और इसके बाद हमने बात की थी लैंगिक जनन की। अब अलैंगिक जनन जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक था अनिषेक जनन, अनिषेक जनन और दूसरा था कायिक प्रवर्धन, दूसरा था कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन में हमने बात की थी, एक था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन था, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा है आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इतनी बात हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो बात करेंगे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, चलिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पहले तो आपको बता दूं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है। यह मनुष्य के द्वारा संपादित की जाने वाली तकनीक या विधि है, या मनुष्य के द्वारा निर्मित होने वाली क्या ये विधि है। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका प्रयोग करने का मुख्य कारण यही है कि इसका वाणिज्यिक स्तर या व्यावसायिक स्तर पर इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो बात करें इसकी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, तो एक तो ये क्या है, मनुष्य द्वारा निर्मित विधि है, मनुष्य द्वारा निर्मित विधि है। दूसरी हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, इसको व्यावसायिक स्तर पर या वाणिज्यिक स्तर, व्यावसायिक स्तर बोल सकते हैं आप या वाणिज्यिक स्तर बोल सकते हैं, वाणिज्यिक स्तर, इनको बढ़ाने के लिए इस कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधि को काम में लिया जाता है। ये दो कारण हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का, कि एक मनुष्य के द्वारा निर्मित विधि है, दूसरा व्यवसायिक जो स्तर है या वाणिज्यिक स्तर, मतलब बड़े पैमाने पर इसको उत्पादन करने के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी तकनीकी कैसे कैसे इसको काम में लिया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं। तो आपको बता दूं इसकी तीन प्रमुख विधियां हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। अगर हम विधि की बात करते हैं, बाय वन बात करेंगे। पहला है इसका कर्तन, जिसको आप कटिंग भी बोल सकते हो, कर्तन या क्या होगी कटिंग। और दूसरी जो विधि है वो है दाब लगाना, दूसरी विधि है दाब लगाना। और तीसरी जो विधि है इसकी रोपण, जिसे अपन ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आपकी जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसके अंदर तीन प्रमुख विधि आती है, पहले कर्तन, दूसरी दाब लगाना और तीसरा क्या हो गया रोपण। चलिए बात करते हैं बाय वन बात करेंगे इन तीनों की क्या क्या है इसके अंदर। तो पहली विधि की बात करते हैं अपन कर्तन। ध्यान से देखिए कर्तन, आपको बता दूं कर्तन का मतलब अगर सिमिलर बात करें तो कर्तन का मतलब होता है काटना। क्या मतलब होता है, काटना। कर्तन का मतलब होता है काटना या कटिंग। तो इस विधि के अंदर हम क्या करेंगे, ये आपको बता दूं, ये भी दो प्रकार की होती है। पहली होगी इसके अंदर आपकी स्तंभ कर्तन, स्तंभ बोल सकते हैं आप, तना बोल सकते हैं, तो स्तंभ या तना कर्तन। दूसरी आप इसके अंदर है मूल कर्तन, जिसे मूल कर्तन बोल सकते हैं आप, या आप इसे जड़ कर्तन भी बोल सकते हैं। तो आपकी कर्तन का मतलब क्या, काटना। इसकी कितनी विधि होती है, दो विधि, स्तंभ या तना कर्तन, दूसरा आपका मूल कर्तन। चलिए इनकी भी डिटेल से बात करते हैं। स्तंभ कर्तन की बात करेंगे, पहली विधि की इसकी, क्या ध्यान से देखना। अब इस स्तंभ कर्तन में करने वाले क्या हैं, हम पादप लेंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हमने क्या ले लिया, जैसे मान लीजिए गुलाब ले लिया पादप। अब पादप का हमने क्या लिया, तना लिया। तना लेकर इसके क्या किया हमने, छोटे छोटे क्या कर लिए, टुकड़े कर लिए। छोटे छोटे क्या किए हमने, इसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब टुकड़े करते हुए एक बात की ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि इस पर पर्व संधियां क्या क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए।
पर्व संधियां क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर उपस्थित होनी चाहिए, पर्व संधियां उपस्थित होनी चाहिए, इसकी कंडीशन है, उपस्थित होनी चाहिए, पर्व संधि उपस्थित होनी चाहिए। तो स्तंभ कर्तन में आपने क्या लिया, पादप लिया। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, गुलाब ले लिया। तो गुलाब के तने के हमने क्या किए, छोटे छोटे टुकड़े काटे, और टुकड़े काटे तो हमने किस बात का ध्यान रखा कि इस तने को पर्व संधि उपस्थित है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जिसका आपने काट लिए, अब इसको काटने के बाद इसको क्या करेंगे, जमीन में क्या कर देंगे, इनका रोपण, जमीन में क्या कर दिया जाएगा, रोपण। जैसे ही जमीन में हम रोपण करेंगे, तो रोपण करने के बाद जैसे अनुकूल स्थिति मिलेगी, अनुकूल स्थिति का मतलब होता है नमी और वातावरण, अनुकूल स्थिति, जैसे अनुकूल स्थिति मिलेगी तो यहाँ से जो पर्व संधियाँ थी, ये जो इसकी पर्व संधियाँ थी ना, वहाँ से क्या होगा, कलिकाएं प्रस्फुटित होंगी, कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाएंगी, मतलब कलिकाएं फूट जाएंगी, प्रस्फुटित हो जाएंगी, प्रस्फुटित हो जाएंगी। तो ये विधि है, एक बार फिर से बात करते हैं। स्तंभ कर्तन में हम पादप के अंदर से गुलाब ले सकते हैं, गन्ना ले सकते हैं, इसके तने के छोटे छोटे क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। टुकड़े काटते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें पर्व संधियां उपस्थित है या नहीं है। फिर टुकड़े काट के हम इसको क्या कर देंगे, जमीन में इसका रोपण कर देंगे। जैसे ही वहाँ पर इसको अनुकूल स्थिति मिलेगी, वहाँ जाकर वो कलिकाएं जो पर्व संधियां थी, वहाँ से क्या हो जाएंगी, कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाएंगी। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, अब ये तो इसकी हो गई, अब इसकी कुछ एक कंडीशन भी है, आपको बता दूं, तभी जाके आपकी जो विधि होती है ना, ये सफल हो पाती है। तो सफल के लिए मैं आपको बता दूं, हम नोट के द्वारा भी इसको आसानी से बता सकते हैं। एक तो जिस पादप का आप तना ले रहे हैं उसको बोलते हैं मात्र पादप। तो मात्र पादप की क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए, मात्र पादप की क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए, मतलब पादप क्या होना चाहिए, मैच्योर, मात्र पादप की आयु होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो आपने प्रवर्ध लिया है, प्रवर्ध मतलब तना, प्रवर्ध, तो प्रवर्ध की क्या होनी चाहिए, उपयुक्त लंबाई, ये नहीं कि वो बहुत छोटा हो, उपयुक्त लंबाई होनी चाहिए, उपयुक्त लंबाई होनी चाहिए। तो उस प्रवर्ध की क्या होनी चाहिए, उपयुक्त लंबाई होनी चाहिए। एक और बात करेंगे, अनुकूल मौसम, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, अनुकूल मौसम या वातावरण। तो अनुकूल मौसम या वातावरण होना चाहिए। ये तीन कंडीशन, मात्र पादप की आयु होनी चाहिए, और प्रवर्ध जो आपने लिया है, तना लिया है, उसकी उपयुक्त लंबाई होनी चाहिए, और अनुकूल मौसम होना चाहिए। अगर इन तीन बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपका जो कर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सक्सेस हो पाएगा। तो ये था आपका मूल कर्तन, सॉरी स्तंभ कर्तन। अब इसकी कर्तन के दूसरे भाग की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, इसके दो भाग थे, मूल कर्तन, मूल कर्तन, रूट कटिंग, मूल कर्तन। अब मूल कर्तन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूल कर्तन के अंदर हम ले सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लिया हमने अमरूद, हमने ले लिया नींबू। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही कंडीशन हमें करनी है। मूल कर्तन में क्या करेंगे, पादप लेंगे, मेच्योर पादप होना चाहिए। पादप की बताओ क्या लेंगे, मूल लेंगे, और मूल के क्या करेंगे, टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे क्या कर लेंगे, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब टुकड़े करके इन टुकड़ों को कहाँ लगा देंगे, जमीन में इनका क्या कर देंगे, रोपण कर देंगे। क्या कर देंगे, जमीन में इनका रोपण कर देंगे। वही आप जो मूल ले रहे हैं, ध्यान दें, यहाँ पर पर्व संधियों की उपस्थिति अनिवार्य है। जो मूल ले रहे हैं ना, वहाँ पर क्या उपस्थित होनी चाहिए, पर्व संधियाँ, पर्व संधियाँ लिख सकते हैं आप यहाँ पर, उपस्थित होनी चाहिए, पर्व संधियाँ उपस्थित होनी चाहिए। तो पर्व संधियाँ उपस्थित होगी तो आपने मूल लिया, मूल पर्व संधियाँ उपस्थित होनी चाहिए। उन मूल के आपने क्या किए, टुकड़े किए, टुकड़े करके आपने जमीन में लगा दिया। आप ध्यान देना, जमीन कैसे लगाएंगे, उधर रोपण करेंगे ना, होना चाहिए उदर्व स्थिति के अंदर। क्या होना चाहिए, उदर्व स्थिति के अंदर, मतलब सीधा, जैसे आप कोई ले रहे हैं, टुकड़ा ले रहे हैं, तो उसको ऐसे लगाएंगे, जमीन हो गई, कुछ हिस्सा इसका बाहर, कुछ हिस्सा इसका अंदर, ताकि यहाँ जो पर्व संधियाँ हो तो यहाँ से कलिकाएं निकल सकें। ठीक है, ये दो विधियाँ थी इसकी। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की पहली विधि कर्तन की हमने बात की। अब बात करते हैं इसकी दूसरी विधि की, दाब लगाना। दूसरी विधि इसकी दाब लगाना। तो दूसरी विधि की बात करेंगे यहाँ पर, दाब लगाना। देखिए, दाब लगाना, माउंट लेयरिंग भी इसको बोलते हैं। अब दाब लगाने के लिए इस विधि में क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे आप, इस विधि के अंदर आप क्या करेंगे, जो भी कोई शाखा या तना, शाखा या तना या तने को, शाखा या तने को मुख्य पादप से, या मात्र पादप बोल सकते हैं आप, मुख्य पादप से अलग करने से पूर्व, मुख्य पादप से अलग करने से पूर्व, करने से मुख्य पादप
से अलग करने से पूर्व उसमें अपस्थानिक, ध्यान दें, उसमें अपस्थानिक जड़ों की उत्पत्ति को प्रेरित किया जाता है। उसमें अपस्थानिक जड़ों की उत्पत्ति को प्रेरित किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी मात्र पादप लेंगे तो मात्र पादप से उस शाखा या टहनी को आप तभी अलग करेंगे जब उसके अंदर अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएं। तो अब इसके लिए हमें प्रोसीजर को काम में लेना पड़ेगा। तो अब इस प्रोसीजर के लिए इसके अंदर 2 विधियां शामिल हैं। तो मैं पहली विधि की बात करता हूं। इसके अंदर टीला दाब क्या करेंगे? टीला दाब। पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिक समझाता हूँ, फिर थ्योरी की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई पादप हो गया, इसकी क्या होगी? जड़ें होगी। तो ये पादप हो गया जिसकी लचीली शाखा वाला, और खासतौर से ध्यान देना ये विधि उन्हीं पादपों में सक्सेस होती है जिनकी शाखाएं क्या होती है? लचीली होती है। हो गई। अब ये लचीली शाखा जैसे यहाँ से, तो हम इसको क्या करेंगे? झुका लेंगे, और झुकाकर कहाँ ले आएंगे? मिट्टी के अंदर। और मिट्टी के अंदर क्या करेंगे? इसको दबा देंगे। मिट्टी के अंदर इस लचीली शाखा को ऊपर से झुका लेंगे और झुकाकर कहाँ दबा देंगे? इसको मिट्टी के अंदर। और इसका जो अंतिम सिरा है, इस शाखा का अंतिम सिरा जिसमें पत्तियां लगी हों, उसको अपन क्या कर देंगे? जमीन से बाहर कर देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा इसमें पर्व संधियां उपस्थित होनी चाहिए। ये पर्व संधियां होगी शाखा के ऊपर। अब क्या होगा? जैसे हम इसको मिट्टी से ढक देंगे और इसकी शाखा ऊपर रहेगी तो यहाँ से शोषण की क्रिया होती रहेगी। अब यहाँ से इसको नम बनाए रखेंगे तो यहाँ से आपको बता दूं मैं, अपस्थानिक जड़ें इसका निकलने लग जाएगी। ऐसे क्या निकलने जाएंगी? जड़ें यहाँ से निकलने लग जाएंगी, और यहाँ से जमीन से क्या निकलने जाएगी? कलिकाएं। प्रस्फुटित नव कलिकाओं का यहाँ से निर्माण हो जाएगा। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको मुख्य पादप से क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो ये प्रोसीजर हम इसके अंदर काम में लेते हैं। तो देखिए इस विधि में शाखा को झुकाकर उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है तथा इसका अंतिम सिरा, जो ऊपर वाला बोल सकते हैं आप इसे, तो इसका अंतिम सिरा जमीन से या मिट्टी से ऊपर रखते हैं, जिस पर पत्तियां लगी होती हैं। अब कुछ समय पश्चात ध्यान दें, इसको नम बनाए रखेंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात नमी की उपस्थिति के कारण पर्व संधियों से, ये वाला पोर्शन बोल रहा हूँ, पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं। वह सीड्स की ओर, मतलब ऊपर की ओर, नव कलिकाएं प्रस्फुटित होती हैं। ठीक है। अब इस विधि की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये विधि लेते हैं अपन मोगरा और चमेली के लिए। एग्जाम्पल इसका मोगरा और जो चमेली होती है, इसके अंदर हम इसी प्रकार से टीला दाब विधि के द्वारा इसके अंदर जनन करवाते हैं। तो ये थी आपकी टीला दाब। अब इसके अंदर आगे आ जाती है इसकी वायु दाब लगाने की दूसरी विधि आपकी वायु दाब। इसकी दूसरी विधि आपकी आ जाएगी। यहां से पहली वो थी, दूसरी इसकी आ गई वायु दाब, एयर लेयरिंग वायु दाब। अब देखिए
वायदाब के अंदर क्या होगा, इसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या थी, जिसकी शाखाएं झुकी हुई थी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे पादपों के लिए विधि उपयोगी है जिन पादपों की शाखाएं जमीन से क्या हो, ऊपर हो, और क्या हो, कठोर हो, जिनको आसानी से जमीन के अंदर नीचे झुकाया नहीं जा सकता हो। इसके बाद में तो क्या करेंगे, उस शाखा या टहनी के ऊपर जो छाल होती है उस छाल को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, और उसमें वी आकार के क्या लगाएंगे, एक चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने के बाद उस चीरे के अंदर अपन गीली मिट्टी या जो रुई होती है वो उसके अंदर रख देंगे, और कपड़े से उसको क्या कर देंगे, बांध देंगे, और उसके अंदर उसमें गीलापन बनाए रखेंगे। तो 4 से 8 सप्ताह बाद वहाँ से अपस्थानिक जड़ें क्या होंगी, विकसित होंगी। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको वहाँ से काट लेंगे, और काट कर क्या करेंगे, ज़मीन में लगा देंगे। देखिए, तो इस विधि में क्या करेंगे, यह विधि उन पादपों के लिए, यह विधि उन पादपों के लिए, यह विधि उन पादपों के लिए अपनाई जाती है, यह विधि उन पादपों के लिए अपनाई जाती है जिनमें शाखाएं वर्डिंग पे ध्यान देंगे, जिनमें शाखाएं कठोर व जमीन से ऊपर होती हैं, कठोर व जमीन से ऊपर होती हैं, कठोर व जमीन से ऊपर होती हैं। तो वैदाब कौन सी विधि के लिए अपनाया जाता है, कि उन पादपों के लिए अपनाया जाता है जिनकी शाखाएं क्या होती हैं, कठोर होती है, और जमीन से क्या होती है, ऊपर होती है, जिन्हें नीचे नहीं झुकाया जा सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखना। तो अपन क्या करेंगे, क्या लिया हमने, शाखा, ब्रांच, टहनी। तो शाखा के ऊपर क्या होती है, छाल होती है। तो शाखा की छाल को क्या करेंगे, छाल को उतार दिया जाता है, शाखा की छाल को क्या करेंगे, उतार दिया जाता है, या उसे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, उतार कर इसमें वी आकार का चीरा लगाया जाता है, वी आकार का चीरा लगाया जाता है, वी आकार का चीरा लगाया जाता है। अब वी आकार का चीरा लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद इस चीरे के अंदर, इस लगाए गए चीरे में, इस लगाए गए चीरे में गीली मिट्टी या गीली रुई दबा दी जाती है तथा कपड़ा लपेट कर उसे बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब 4 से 8 सप्ताह बाद उस स्थान से जहाँ से हमने चीरा लगाया था, उस स्थान से अपस्थानिक कलिकाएं, उस स्थान से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, और अब इसे मुख्य पादप से काट कर अन्यत्र, मतलब और कहीं पर, अन्यत्र जमीन में लगा दिया जाता है, अन्यत्र जमीन में लगा दिया जाता है। तो आपको आज समझ में आ गई होगी। शाखा छाल, कोई भी शाखा लेंगे, शाखा की छाल को क्या करेंगे, उतार देंगे, उतार के उसमें क्या करेंगे, वी आकार का चीरा लगाएंगे। इस चीरे के अंदर क्या करेंगे, गीली मिट्टी या गीली रुई से इसको क्या कर देंगे, दाब देंगे, और कपड़ा लपेट के उसे क्या कर दिया, बांध दिया जाएगा। जैसे आप उसे बांधेंगे तो बांधेंगे तो जो 4 से 8 सप्ताह बाद जिसको काटा था वहाँ से क्या निकलेगी, आपकी अपस्थानिक जड़ें। अब क्या करेंगे, फिर अपस्थानिक जड़ें निकलेगी तो मुख्य पादप से उसे काट कर क्या करेंगे, अन्यत्र कहीं जमीन में लगा देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसका डायग्राम से भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ताकि और भी आसानी से समझ में आए। देखिए आप इसके अंदर, जैसे ये कोई पौधा हो गया, इसकी जड़ें हैं नीचे। अब ये आपका पादप हो गया,
और ये इसकी शाखा होगी, और देखिए ये शाखा होगी इसकी। तो ये पौधे की बात अपन कर सकते हैं, जो काष्ठीय पौधा होता है वो हो गया। अब इस शाखा को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वलय को क्या करेंगे, उतार लेंगे। उतार लिया और वलय को उतार के इसमें किस आकार का चीरा लगा देंगे, वी आकार का। अब वी आकार का चीरा लगाने के बाद इस कटे हुए स्थान में क्या भर देंगे, गीली मिट्टी या रुई भर दिया। अब भरने के बाद इसे क्या करेंगे, कपड़े से बांध देंगे, कपड़ा हमने बांध दिया, और धागे से क्या करेंगे, इसको लपेट देंगे। हो गया। अब इसको नमी बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक मटका बांध देंगे। बांध दिया मटका, इसमें पानी डाल देंगे, इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, छेद कर देंगे और धागा इसके ला देंगे। तो लगातार इससे क्या होगा, इससे धागे से क्या होगा, पानी जिसके इसके ऊपर आएगा इसमें नमी बनी रहेगी, और 4 से 8 सप्ताह बाद इस कटी हुई जो चीरा लगा तो इससे सांसिका निकलेंगी, अपस्थानिक जड़ें। हम क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ से इसको काट लेंगे और काट कर जमीन में अन्यत्र कहीं लगा देंगे। चलिए तीसरी विधि की बात करूंगा यहाँ पर मैं, इसकी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वेरी इंपॉर्टेंट विधि, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं तीसरी विधि हमारी रोपण। पहले मैंने आपको बताया था, पहले हमने जो बात की थी वो थी आपकी कर्तन, दूसरी हमने बात की दाब लगाना, और अब तीसरी बात का रोपण या अध्यारोपण या ग्रेफ्टिंग भी से बोलते हैं, रोपण या ग्रेफ्टिंग। आपको बता दूं, इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग क्या करेंगे, पादप लेंगे, दो अलग अलग पादप लेंगे, और दो अलग अलग पादपों को आपस में क्या करेंगे, कट लगाकर उनको आपस में जोड़ेंगे, और जोड़कर उनको क्या करेंगे, कसकर बांध देंगे। अब जैसे उनको कसकर बांधेंगे तो दोनों की कैम्बियम या एदाएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और जुड़ जाने के बाद वहाँ से जैसे जुड़ेगी तो उनके अंदर कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन होगा तो एक जो पादप बनेगा वो संयुक्त गुणों वाला पादप यहाँ पर बनेगा। तो देखिए इसमें क्या करने वाले हैं अपन, इसमें क्या करेंगे, इस विधि में दो अलग अलग पादपों के हिस्सों या भागों को जोड़कर उन्हें कसकर बांध दिया जाता है। अब कसकर बांध दिया जाएगा तो कुछ समय पश्चात, ये बाद में लिख सकते हैं आप, कुछ समय बाद इन दोनों हिस्सों की, मतलब दो अलग अलग पादप के भाग लिए थे उनकी, इन दोनों हिस्सों की एदा, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैम्बियम, दोनों की एदा कैम्बियम जुड़ जाती हैं, कैम्बियम में जुड़ जाती हैं, जिससे कोशिका विभाजन, ध्यान सुनना, दोनों के जुड़ जाएंगी ना तब जाके, जिससे कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है। कोशिका विभाजन हो जाता है। अब जैसे में कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है, वह संवहन ऊतक भी, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, वह संवहन ऊतक भी विकसित हो जाते हैं। तो इस विधि के अंदर क्या होगा, दोनों की एदाएं आपस में जुड़ेगी तो जुड़ने से कोशिका विभाजन होगा, और जब कोशिका विभाजन होगा तो वहाँ से संवहन ऊतक विकसित होगा, जिससे पादप को पोषण और शोषण की क्रियाएं होंगी, और जिससे क्या होगा, एक नव पादप बनेगा। आपको बता दूं, वो नव पादप बनेगा, उसके अंदर दोनों पादपों के मिश्रित गुण क्या होंगे, उसके अंदर प्रकट होंगे। चलिए अब बात करते हैं दो भाग कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखना। एक होगा कलम और दूसरा भाग होगा आपका स्कंद। कलम और स्कंद दो भाग होंगे पादप के, मैंने कहा ना दो भाग होंगे, कलम और स्कंद। आपको बता दूं मैं, कलम उत्तम गुणों वाला होगा, क्या लेंगे,
उत्तम गुणों वाला होगा, उत्तम गुणों वाला होगा। जबकि मैं स्कंद की बात करूं यहाँ पर, तो स्कंद क्या होगा, निम्न गुणों वाला, निम्न गुणों वाला, निम्न गुणों वाला। वह क्या होगा, स्थानीय होगा, मतलब यहाँ का लोकल होगा, स्थानीय होगा। ये दो अलग अलग पादपों की, दो अलग अलग पादपों की हिस्से की बात की थी, वो हिस्से था, एक तो कलम और दूसरा क्या हो गया आपका स्कंद, दो अलग अलग हो गए। अब एक बात और ध्यान रखना आप, जो स्कंद होगा उस स्कंद को, ये स्कंद क्या होता है, इसका आधार भाग होता है, मतलब जो भी आप जोड़ेंगे ना, आधार भाग होता है, इस स्कंद के ऊपर ही आप इस कलम को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, कसकर बांध देंगे, कसकर बांध देंगे तो दोनों की एदाएं आपस में जुड़ जाएगी, जैसा मैंने ऊपर कहा, कोशिका विभाजन होगा और एक नवीन पादप बनेगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो आपको बता दूं एग्जाम्पल के अंदर, आप नींबू का क्या ले लें, स्कंद, नींबू के स्कंद, नींबू के स्कंद पर, नींबू के स्कंद पर आप अंगूर व संतरा लगा सकते हैं। मतलब नींबू के स्कंद पर कलम के रूप में किनको लिख सकते हैं, अंगूर और संतरे को। इस प्रकार से हमें मिश्रित गुणों वाला पादप, एक ही पादप के ऊपर हमें क्या क्या, ये सब चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था 3। अब रोपण की भी विधियां हैं इसमें अलग अलग, वो विधियां कौन कौन सी हैं, उन रोपण की विधियों की बात भी करेंगे, वो कौन कौन सी विधियां इसके अंदर शामिल है। चलिए, रोपण की विधियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से क्या होता है इसके अंदर होता है रोपण की विधियां। तो पहली जो रोपण की विधि आती है वो आती है जीवारोपण। पहली विधि आएगी इसकी जीवारोपण, जीवारोपण, विहिप रोपण भी इसे कह सकते हैं आप, जीवारोपण। अब इन सब में क्या, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि इसके अंदर क्या लेंगे, स्कंद और कलम लेंगे, तो ध्यान से देखिए, शॉर्टकट बताता हूँ। इसके अंदर हमने क्या लिया, स्कंद क्या लिया, आधार, तो स्कंद और क्या लिया, कलम, दो भाग होंगे। स्कंद और कलम जो आप ले रहे हैं, इनके दोनों के तने या स्तंभ की मोटाई क्या होगी, समान होगी, दोनों की मोटाई क्या होगी, समान, दोनों की मोटाई क्या होगी, समान होगी। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, दोनों की समान होगी। अब आप इसके अंदर, स्कंद के अंदर क्या करेंगे, दोनों में लगा लीजिए एक साथ ही। आप इन दोनों में क्या करेंगे, कलम और स्कंद में 5 से 8 सेंटीमीटर क्या लगा लेंगे, एक लंबा चीरा, क्या लगाएंगे, लंबा चीरा। और वो लंबा चीरा कैसा होगा आपका, वी के आकार का, अल्फाबेट के अंदर वी के आकार का। तो वी के आकार का आपने लगा दिया। अब लगाने के बाद दोनों को आप क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़कर कसकर बांध देंगे, दोनों को जोड़कर कसकर बांध देंगे। कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात दोनों हिस्सों की, मतलब कलम और स्कंद दोनों हिस्सों की एदाएं, दोनों हिस्सों की एदाएं संपर्क में आ जाती हैं या जुड़ जाती है, संपर्क में आ जाती हैं, संपर्क में आ जाती हैं। और जब संपर्क में आ जाएगी तो फिर क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन होगा तो जो एक नया पादप बनेगा, उस नए पादप के अंदर दोनों पादपों के गुणों का क्या होगा, समावेश होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको डायग्रामेटिक समझा दूं। जैसे मान लीजिए आपने स्कंद लिया, ये ले लिया था ना, अब लेने के बाद आपने क्या किया, इसके अंदर ऐसे वी आकार का क्या लगा दिया, आपने चीरा लगा दिया वी आकार का चीरा, स्पेस खाली हो गया। अब आप इसी के अंदर क्या करेंगे, कलम लेंगे, और कलम भी कैसे लेंगे आप, वी आकार की ले लेंगे, ले लिया वी आकार की। तो इन दोनों की एदाएं क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ से जो जुड़ जाएंगी तो यहाँ से क्या होगा, अब नया जो कलिकाएं निकलेंगी, उन नवीन कलिकाओं से क्या होगा, दोनों के पादपों के गुणों का क्या होगा, इसके अंदर समावेश होगा। चलिए दूसरी विधि की बात करते हैं इसी के अंदर, जीवारोपण। दूसरी विधि की हम बात करेंगे यहाँ पर फक्चरोपण। दूसरी विधि है हमारी इसके अंदर फक्चरोपण, फक्चरोपण, फक्चरोपण। वही क्या करेंगे, वही सारा प्रोसीजर है, वही क्या लेंगे इसमें, कलम, और क्या लेने वाले हैं, कलम प्लस स्कंद, स्कंद आधार होगा, और तो स्कंद के ऊपर क्या लगाएंगे, कलम। तो हमने क्या लिया, कलम, और हमने क्या ले लिया, स्कंद ले लिया। अब यहाँ पर इन दोनों का व्यास क्या होगा, समान होगा, ध्यान देना, व्यास क्या होगा, दोनों का क्या होगा, समान होगा, दोनों का व्यास क्या हो गया, समान हो गया। अब हमें क्या लेना है, यहाँ से कट लगाना है। तो आप देखिए स्कंद में तो कौन सा कट लगाएंगे, वी आकार का, ध्यान देना, और कलम में कौन सा लगाएंगे, वेज आकार का, वेज आकार कट लगा दिया। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे,
और जोड़कर क्या करेंगे, कस कर बांध देंगे, कस कर बांध देंगे। अब जिससे दोनों की एदाएं क्या होंगी, आपस में संपर्क में आ जाएंगी और वही कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन होगा तो क्या होंगे, एक नए पादप का क्या होगा, विकास होगा। अब देखिए कैसे होगा। इसके अंदर आपने स्कंद लिया, ये मान लीजिए स्कंद लिया आपने, और स्कंद लेके आपने इसमें क्या लगा दिया, वी आकार का आपने इसके अंदर क्या लगा दिया, चीरा, ये देखिए लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, कलम में कौन सा चीरा लगाएंगे, वेज आकार का। अब देखिए वेज आकार का कैसे होगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे। अब दोनों के एदाएं क्या हो जाएंगी, यहाँ से जुड़ जाएंगी, यहाँ से इसकी जुड़ जाएंगी, और यहाँ से जुड़ने पर क्या होगा, एक नवीन पादप का क्या होगा, निर्माण होगा। चलिए तीसरी विधि की बात करते हैं आगे। तीसरी जो विधि है वो है आपकी किरीट। तीसरी विधि है किरीट। किरीट तीसरी विधि क्या है आपकी, जो किरीट है आपको बता दूं, इस किरीट के अंदर अब ध्यान देना आप, इस किरीट के अंदर क्या होगी, स्कंद। किरीट में क्या होगी, स्कंद। स्कंद क्या होगी, बड़ी। स्कंद क्या होगी, बड़ी होगी। और जब स्कंद बड़ी होगी तो एक ही स्कंद पर बहुत सारी, एक ही स्कंद पर बहुत सारी कलमें रोपित कर दी जाएगी, कलमें रोपित कर दी जाएगी, कलमें रोपित कर दी जाएगी। ठीक है, तो वो कलमें क्या करेंगे, इसका रोपित कर देंगे। चौथी और लास्ट बात करते हैं यहाँ से, चौथी और लास्ट करेंगे कलिका रोपण। चौथी विधि आपकी कलिका रोपण। कलिका रोपण, कलिका रोपण। अब इस विधि में क्या करने वाले हैं हम, स्कंद लेंगे, लिया। अब स्कंद की क्या करेंगे, स्कंद ले लेंगे और स्कंद की छाल को क्या करेंगे, हटा देंगे। छाल को हटाकर, छाल को क्या कर लेंगे, ले लेंगे, छाल को हटा लेंगे और हटाकर इसमें टी आकार का, टी आकार का चीरा लगा देंगे। टी आकार का चीरा लगा देंगे। टी आकार का चीरा लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, कलम लेंगे। दूसरा भाग कलम तो लेंगे ना। अब कलम लेंगे तो क्या करेंगे, इस कलम में भी कलम ले लेंगे। अब कलम में भी क्या लगाएंगे, टी आकार का चीरा लगाएंगे और चीरा लगा कर किस में जोड़ देंगे, स्कंद के अंदर, जिससे दोनों की अदाएं क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़कर क्या करेंगी, एक नए पादप का निर्माण करेंगी। तो ये पढ़ा था हमने आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लासेज में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके लैंगिक जनन की। थैंक यू स्टूडेंट्स।